गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायणा लाइव क्लासेस। तो आज के असाइनमेंट में हम लोग करेंगे पर्वत प्रदेश में पावस, जो हमारी कविता है उसका कवि परिचय, पाठ प्रवेश और शुरुआत की कुछ पंक्ति। तो उसी से संबंधित आज का हमारा असाइनमेंट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो कवि परिचय को लेकर सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता के रचनाकार, रचयिता या कवि कौन है? ये इसका पहला उत्तर है श्री सुमित्रा नंदन पंत जी। हमारी कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। बहुत ही प्रमुख और बहुत ही महान कवि रहे। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। उनका जन्म 20 मई 1900 यानी कि 1900 में उत्तराखंड के कौसानी, जगह का नाम है, उत्तराखंड में ही है वो, कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर ही हुआ था। ओके, हमारा तीसरा प्रश्न है कि कवि की आरंभिक कविताओं में क्या झलकता है। मीन्स सुमित्रा नंदन पंत जी ने शुरुआत में जो कविताएं लिखी, आखिरकार उसमें क्या स्पेशलिटी, क्या विशेषताएं हैं और खास तौर से क्या हमें देखने को मिलता है। कवि की आरंभिक का मतलब होता है शुरुआती, कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है, और प्रकृति प्रेम की जो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है वो हमारी इस कविता में भी दिया गया है। वो भी प्रकृति प्रेम पर ही आधारित है। ओके, और रहस्यवाद का मतलब एक कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कवि ने अपनी कविताओं में किया है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जो बहुत ही रहस्य से परिपूर्ण है। तो इसीलिए उनकी कविताओं को प्रकृति प्रेम से संबंधित और रहस्यवाद से संबंधित कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। हमारे हिंदी साहित्य में और बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं जो प्रमुख रचयिता होते हैं, रचनाकार होते हैं, चाहे वो कथाएं लिखें, कहानी लिखें, कविताएं लिखें, कुछ भी लिखें। तो हिंदी साहित्य के अनुसार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है सबसे पहले किसे मिला था? जो हमारे इस कविता के लेखक हैं, कौन है? यस, सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। ठीक है, या सबसे पहले पुरस्कार विजेता सुमित्रा नंदन पंत जी। हमारा अगला प्रश्न है कि उनका निधन कब हुआ। उनका निधन, कवि का निधन 28 दिसंबर 1997 को हुआ। ओके, हमारा छठा प्रश्न है कि निराला जी ने पंत जी की तुलना किस कवि से किया। निराला जी कौन है?
तो जैसे हम सुमित्रा नंदन पंत जी को किस नाम से जानते हैं? पंत जी के नाम से। उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो महान कवि हैं उनको निराला के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत जी की तुलना किस कवि से की है उसके बारे में पूछा गया। इसका उत्तर है निराला जी ने पंत जी की तुलना कवि शैली, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, अंग्रेजी भाषा के कवि से की है। अंग्रेजी भाषा के बहुत ही उम्दा कवि रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे और उनका पूरा नाम था पर्सी बायसी शेली। ओके, अंग्रेजी की स्वच्छंदतावादी कवि उन्हें माना जाता है। और स्वच्छंदतावादी का मतलब क्या होता है? जो खुले विचारों वाले होते हैं, वो किसी एक विषय या शीर्षक पर निर्धारित नहीं रहते और वे अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ गीत कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इसीलिए उनकी तुलना पंत जी से की गई, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं स्वच्छंदतावादी कवियों में ही आते हैं। ओके, हमारा 7वां प्रश्न है कि कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना किस से की? करगनी जानते हैं आप लोग? कमरबंद जिसे कहते हैं, कमर में बांधने का एक गहना होता है, खासतौर से जो गाँव में जो स्त्रियाँ पुराने समय में वो लोग पहना करते थे, तो वो गोल शेप का होता है जिसे कमर में पहना जाता है। और ऐसा ही आपने देखा कि पहाड़ की चोटी ऊपर से नुकीली होती जाती है और वैसे चारों तरफ से गोल होती है। तो करगनी के यानी कि जो हमारी तगड़ी भी आप लोग साधारण भाषा में उसे कहते हैं, तो उसी के आकार की जो है पहाड़ से तुलना की गई। तो कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करगनी नामक आभूषण से की है। और करगनी मैंने जैसे बताया कमरबंद जिसे बोलते हैं, ओके, आभूषण से की। तो चलिए हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। ओके, कोई बात नहीं, अभी दूसरे का हम लोग इसको दोबारा देख लेंगे। 7वें प्रश्न का आंसर फिर से देख लेते हैं एक बार और। ओके, क्योंकि करगनी शब्द ऐसा है जो थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल से समझ में आता है। तो करगनी से तुलना की है पहाड़ों की, पहाड़ों के आकार की तुलना करगनी, और इसको साथ में भी लिख लेते हैं, अर्थात कमरबंद। अब ज्यादा बेटर है। ओके, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। कमरबंद आभूषण से की। ओके, कई बार बहुत टिपिकल शब्द होते हैं जो समझने में थोड़ी सी मुश्किल होते हैं, और जब हम उसी के साधारण तौर पर बोले जाने वाली भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आसानी से समझ में आता है। चलिए अब हम अपना अंतिम और 8वां प्रश्न देखते हैं कि कवि ने तालाब की समानता आईने यानी कि दर्पण के साथ क्यों की है, लेकिन उसका कारण क्या है? कवि ने तालाब की समानता किसके लिए? आपने देखा है कई बार आप पेंटिंग्स लाते हैं, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स होती हैं, उसमें क्या होता है, पहाड़ बने होते हैं, पर्वतों का बहुत अच्छा पिक्चर दिखा रखी होती है, और उसी के नीचे अगर तालाब है तो उन पहाड़ों का रिफ्लेक्शन उस तालाब में दिखाई देता है। कैसे? जैसे कि किसी के सामने आईना रख देते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब जिसे हम बोलते हैं, वो उसमें दिखाई देता है। तो इसीलिए कवि ने भी
तालाब को क्या माना है? आईना। उसकी तुलना किससे की है तालाब की? आईने से। चलिए करते हैं हम हमारा अंतिम प्रश्न। कवि ने तालाब की समानता आईने, और इसको हम लोग, आईना तो है ही, हम इसको दर्पण भी कहते हैं। ओके, दर्पण, दोनों शब्द में लिख देती हूँ। दर्पण के साथ की है, क्योंकि तालाब पर्वत के लिए किसका काम करता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रतिबिंब दिखाई देता है, आईने का। आईने का काम कर रहा है या करता है। ओके, वह पूर्णतः स्वच्छ, गंदा पानी होगा तो रिफ्लेक्शन नजर ही नहीं आएगा, तो वह पूर्णतः स्वच्छ और निर्मल, बिल्कुल साफ शुद्ध दिखाई देता है, निर्मल दिखाई दे रहा। ओके, जैसे आईना बिल्कुल साफ होता है ना, अगर उसमें दाग धब्बे हों तो शायद हमारा प्रतिबिंब कह लीजिए, हमारी छाया कह लीजिए, हमारी तस्वीर जो है वो नहीं दिखाई देती क्लियर बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए हमें वहाँ पर पूर्णतः स्वच्छ और निर्मल कहा गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।